ये कहानी है एक ऐसे स्कूल की जहां इंसान और मोस्टर जैसे कि वैम्पायर, वेयरवुल्फ, विचेस और इसी तरह के और भी अजीब लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन ज्यादातर इंसान इन मॉन्स्टर से दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। इस कारण इन मॉन्स्टर्स को आउटकास्ट कहा जाता है और वही नॉर्मल लोगों को यहाँ आउटकास्ट वाले नॉर्मी कहकर बुलाते हैं। जहाँ शहर में आउटकास्ट वालों के रहने की जगह भी अंधेरे कोने में ही है। तो कहानी की शुरुआत पहले एपिसोड में एक स्कूल से होती है, जहाँ इस कहानी की मेन कैरेक्टर वेडनेसडे एडम है, जिसे किसी से भी घुलना मिलना पसंद नहीं था और साथ ही उसके अजीब से पहनावे और बिहेवियर के कारण सभी उसे एक डरावनी लड़की मानते हैं और उससे दूर रहते हैं। और फिर अब हम देखते हैं वेडनेसडे को सभी लोगों से अजीब नजरों से घूर रहे होते हैं। और फिर वेडनेसडे को अपना छोटा भाई पक्सली एक लॉकर में बंधा हुआ मिलता है और पक्सली बताता है कि उसे यहाँ कुछ लड़कों ने बंद कर छोड़ दिया था। लेकिन पक्सली बताता है कि उसे नहीं पता कि वो लड़के कौन थे, क्योंकि उन लड़कों का चेहरा उसने नहीं देखा था। लेकिन वेडनेसडे अपने साइकिक विजन में उन्हें देख लेती है और ये साइकिक विजन पिछले 1 साल से उसे दिख रहे होते हैं, जिस पर उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन इस बारे में वो अपने भाई से उसे कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन अब उस साइकिक विजन की मदद से वो उन लड़कों के चेहरे को पहचान लेती है। और फिर वेडनेसडे स्कूल के स्विमिंग पूल की ओर जाती है, जहाँ पक्सली के परेशान कर रहे लड़के वहाँ स्विमिंग कर रहे होते हैं। फिर वेडनेसडे वो करती है जिनका उन लड़कों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और वो पानी में खूंखार पिराना उसको छोड़ देती है। और फिर वो पिरानास उन लड़कों को वहाँ काटते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते। फिर आगे हम वेडनेसडे को कार में अपनी फैमिली के साथ कहीं जाता हुआ देखते हैं, जिसमें उसकी मॉम मोर्टिसिया, पापा गोरमेज और उनका ड्राइवर लर्च और साथ ही उसका भाई पक्सली भी होता है। अब क्योंकि वेडनेसडे की स्कूल वाली हरकत के बाद उसकी मॉम और डैड उसे बोर्डिंग स्कूल नेवरमोर एकेडमी छोड़ने जा रहे हैं, जो कि जेरिको नाम के टाउन में है, जो कि स्कूल है एबनॉर्मल बच्चों के लिए, जहाँ वैम्पायर, वुल्फ जैसे बच्चे पढ़ते हैं। जिसके बाद हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो वहां घूमने आया है और वो नेवरमोर एकेडमी की ओर जा रहे जंगल वाले रास्ते की ओर मुड़ जाता है। और फिर वहां जंगल के बीच बैठे उसे किसी की खतरनाक आवाज सुनाई देती है और उसके हमले के बाद उसके चिल्लाने की आवाज हम सुनते हैं। अब आगे वेडनेसडे अपने मॉम डैड के साथ नेवरमोर एकेडमी पहुंच चुकी है। यहाँ वो मिलती है उस स्कूल की प्रिंसिपल लैरिसा विम्स से, जो कि वेडनेसडे की मॉम मोर्टिसिया की अच्छी फ्रेंड भी होती है। फिर आगे वेडनेसडे को उसका रूम दिखाया जाता है और वहाँ वो मिलती है उसकी रूममेट एनिट सिंक्लेयर से। अब एनिट बहुत ही खुशमिजाज और रंगीन होती है और उसने पूरे रूम को कलर से भर रखा होता है, और उसके उलट वेडनेसडे को रंगों से नफरत होती है और साथ ही उसे किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं था। फिर एनिट वेडनेसडे को स्कूल में घुमाते हुए उसे आउटकास्ट के बारे में बताती है, जहाँ फैंग्स जो कि वैम्पायर्स का ग्रुप होता है, वही फर्स्ट जो कि वेयरवुल्व्स है, और स्केल्स जो कि सायरेंस है, जो कि मरमेड्स की ही तरह होते हैं, और जिनकी लीडर बियांका है, जो कि वहाँ की एक रॉयल पर्सनैलिटी है, और स्टोनर्स जो गोर्गनस है, जिनके पास किसी को स्टोन में बदलने की पावर होती है, जिनकी बालों की जगह स्नेक्स होते हैं। अब स्कूल में और भी तरह के लोग होते हैं और वो भी डिफरेंट पावर्स रखते हैं, जिसमें शामिल होता है जेवियर थॉर। अब वेडनेसडे स्कूल से मिला अपना ड्रेस कोड पहनती है, जहां वो ड्रेस उसे देखते हुए बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल अलग डार्क कलर में बनाया गया था। फिर वेडनेसडे अब अपनी फैमिली को अलविदा कहने आती है, जहां उसकी मॉम मोर्टिसिया उसे अपना एक फैमिली लॉकेट देती है, जो कि ऑब्सिडियन स्टोन से बना होता है, जो उसे गाइड करने और उसकी रक्षा करने के लिए था। फिर वेडनेसडे अपनी मॉम से बोलती है कि वो जल्द ही इस स्कूल से भाग जाएगी और वो उन्हें कभी दोबारा नहीं मिलेगी। फिर जाते वक्त वेडनेसडे का फादर वहाँ एक हैंड जैसे जीव को छोड़ देता है, जो वहाँ वेडनेसडे की देख रेख करेगा, जिसका नाम थिंग होता है। वही अब जंगल में जिस शख्स पर हमला हुआ था वहाँ पुलिस पहुंच चुकी है, जहाँ शहर का शरीफ उस शख्स की बॉडी पार्ट्स चारों तरफ बिखरी हुई देखता है, जिसका किसी अनजान मॉन्स्टर्स ने वहाँ काम तमाम कर दिया था। अब वहाँ वो पुलिस वाले बात कर रहे होते हैं कि यहाँ ये हादसे अब बढ़ते ही जा रहे हैं और उन्हें इन हादसों के पीछे सीधा सीधा हाथ आउटकास्ट वालों का ही लगता है। वहीं अब वेडनेसडे अपने रूम को 2 हिस्सों में बांट देती है, जहां वो अपनी साइड में कलर्स वाली चीजों को रिमूव कर देती है, जिसको लेकर एडिट थोड़ा नाराज होती है। और साथ ही वेडनेसडे उससे बोलती है कि उसका दिमाग एक बच्चों का दिमाग है, और उसी टूटू मैमे के बीच वहाँ मिस मैरिलिन आ जाती है, जो वहाँ की एक टीचर होती है, जहाँ वो उन्हें स्कूल के कुछ नियम को समझाती है। फिर आगे वेडनेसडे देखती है वहाँ रोवन बियांका से हार चुका है। फिर जिसके बाद वेडनेसडे बियांका के एटीट्यूड को तोड़ने के लिए सीधा उससे भिड़ जाती है, लेकिन वहाँ बियांका उस गेम में उससे जीत जाती। फिर वेडनेसडे अब अपना इलाज करवाकर बाहर आ रही होती, तभी उसके ऊपर एक स्टेचू गिरने लगती है, लेकिन तभी जेवियर उसे अचानक वहाँ आकर बचा लेता है। फिर वेडनेसडे उसे बोलती है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकती है। फिर जेवियर उसे बताता है कि बचपन में उसकी जान एक बार उसने बचाई थी, और ये बोलकर वो बोलता है कि अब हिसाब बराबर हो चुका है। फिर आगे वेडनेसडे को थिंग मिल जाता है
जो कि उसकी जासूसी कर रहा होता है। फिर वेडनेसडे थिंग से बोलती है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे वहाँ कैद कर देगी। फिर थिंग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और वेडनेसडे थिंग से बोलती है कि वो इस स्कूल से भागने में उसका साथ दे। फिर आगे हमें जेरिको शहर को दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल विंस वेडनेसडे को डॉक्टर वैलेरी किंगबोर्ड के पास लाती है, जो कि एक थेरेपिस्ट है। लेकिन वेडनेसडे वहां से भाग जाती है प्रिंसिपल विंस से बचते हुए, और वो भागते हुए टकराती है एक ट्रक ड्राइवर से, जहां उसे अचानक साइकिक विजन आता है, जिसमें उसे वो ट्रक वाला मरा हुआ दिखाई देता है। खैर वो आगे बढ़ जाती है, जहां वो एक कैफे में पहुंचती है और वहां वो मिलती है टाइलर से। लेकिन टाइलर वहां उसे वेट करने के लिए बोलता है क्योंकि उसकी कॉफी मशीन बिगड़ चुकी थी। फिर वेडनेसडे उसे खुद ही ठीक कर देती है, लेकिन बदले में उसे वहां उसके लिए टैक्सी मंगाने के लिए वो बोलती है, उसे स्टेशन छोड़ने के लिए। फिर टाइलर बोलता है कि वो खुद ही उसे स्टेशन छोड़ देगा उसका काम खत्म होने के बाद। फिर वेडनेसडे वहां बैठकर टाइलर का वेट करने लगती है, लेकिन उतने में ही वहां के मेयर का बेटा और उसके चमचे वहां आकर वेडनेसडे को बुरा भला सुनाने लगते हैं। फिर वेडनेसडे भी उन सभी को मजा चखा देती है। फिर इसकी फाइटिंग स्किल को देखकर टाइलर उससे पूछता है कि तुमने इसे कहां से सीखा। तो वेडनेसडे उससे बताती है कि उसे उसके अंकल ने ये सिखाया है, जो 5 सालों से तिब्बतियन मॉन्क्स के कैदी रह चुके थे। फिर वहां पर शेरिफ आ जाता है और वो टाइलर का पिता भी होता है, जिसके बाद वहां पर प्रिंसिपल भी आ जाती है और वो वेडनेसडे को फिर वहां से चलने के लिए बोलती है। वहीं जाते जाते शेरिफ उससे बोलता है कि उसके पिता गुमेज एक खूनी है। फिर आगे वेडनेसडे जाते वक्त देखती है उस ट्रक ड्राइवर को, जिसका एक्सीडेंट हो गया था और वो वहां मर चुका था, जैसे कि उसने साइकिक विजन में देखा था। फिर आगे हम वेडनेसडे को वायलिन बजाता हुआ देखते हैं और उसे सुनकर वहाँ के सारे स्टूडेंट्स और टीचर मदहोश हो जाते हैं। फिर एनिड बाहर आकर वेडनेसडे को पूछती है कि आखिर इतना बड़ा वायलिन उसने यहाँ बाहर अकेले कैसे निकाला। तो वेडनेसडे उसे थिंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और बताती है कि ये भी एडम फैमिली का ही हिस्सा है। फिर वेडनेसडे एनिड को पूछती है कि वो पूरी तरह विल्फ क्यों नहीं बन पाती है। तो एनिड बताती है कि उसकी मॉम का कहना है कि मेरे साथ ये थोड़ा देर से होगा, लेकिन एनिड इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा दुखी थी कि वो अगर कभी वुल्फ नहीं बन पाई तो वो एक लोन वुल्फ बनकर रह जाएगी। लेकिन वेडनेसडे को उसका रोना धोना पसंद नहीं आता है, तो एनिड उससे बोलती है कि क्या तुम कभी नहीं रोई हो। फिर वेडनेसडे उसे अपने बचपन की याद को बताती है, जहाँ उसके पास एक पालतू स्कॉर्पियन होता है, लेकिन कुछ बदमाश बच्चों ने उसे मार दिया था और उस दिन के बाद से वो आज तक नहीं रोई है। खैर फिर आगे वेडनेसडे टाइलर से बात करती है, जहाँ वो बोल रही होती है कि जेरिको शहर में होने वाले हार्वेस्ट फेस्टिवल में वहाँ वो सभी लोग होंगे। तो वो टाइलर को बोलती है कि वो वहीं से भागेगी, जिसकी मदद उसे करनी होगी। फिर आगे हार्वेस्ट फेस्टिवल में वेडनेसडे प्रिंसिपल विंस को चकमा देते हुए वहां से निकल जाती है और वो भागते हुए टकराती है रोवन से, और उससे टकराते ही उसे साइकिक विजन आता है, जहां वो उसे मरता हुआ दिखती है। तो अब वो रोवन के पीछे जाती है उसे बचाने के लिए, लेकिन रोवन जिसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर होती है, तो वो वेडनेसडे को बताता है कि दरअसल उसकी जान खतरे में है और उस स्टेच्यू को भी रोवन ने ही उस पर गिराया था। फिर रोवन एक तस्वीर को दिखाकर बताता है कि ये तस्वीर उसी की है जिसको उसकी माँ ने 25 साल पहले बनाया था, और उसकी माँ का मानना था कि वो वेडनेसडे ही होगी जो पूरे स्कूल को बर्बाद कर सकती है। तो इसलिए रोवन उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन अचानक रोवन पर उस मॉन्स्टर का हमला हो जाता है और उस मॉन्स्टर ने उसकी जान ले ली थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वेडनेसडे को बचाने ही वहां आया हो। फिर आगे अब वेडनेसडे अपनी फैमिली से मिले क्रिस्टल से अपने मॉम डैड को वहां हुई सारी घटना के बारे में बता देती है, और वो अपनी माँ से बोलती है कि उसे यहाँ भेजकर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि अब उसे यहाँ मजा आने लग गया है। जिसके बाद उसने यहाँ से भागने का प्लान भी कैंसिल कर दिया है। और अब यही पहला एपिसोड खत्म हो जाता है, जिसके बाद शुरू होता है इसका सेकंड एपिसोड, जहां पुलिस जंगल में चारों तरफ उस रहस्यमयी मॉन्स्टर को ढूंढ रही है जिसने रोवन की जान ली थी। लेकिन पुलिस को उसका नामो निशान वहां नहीं मिलता है, और साथ ही वहां से रोवन की लाश भी गायब थी। फिर शेरिफ अब नेवरमोर एकेडमी आता है, जहां वो नेवरमोर एकेडमी वालों पर ही शक कर रहा होता है इस हुई घटना के पीछे। फिर प्रिंसिपल विम्स शेरिफ से बोलती है कि हो सकता है कि रोवन यहाँ से कहीं भाग गया है, लेकिन वेडनेसडे ने रोवन को मरता हुआ देखा था, इसलिए अब शेरिफ वेडनेसडे का स्टेटमेंट अकेले में लेना चाहता था, जिसके लिए पहले तो प्रिंसिपल विम्स नहीं मानती है, पर वेडनेसडे को पुलिस स्टेशन ले जाने की बात पर वो इजाजत दे देती है। और जब शेरिफ वेडनेसडे का स्टेटमेंट ले रहा होता है, तभी दरवाजा खोलकर वहां से रोवन अंदर आ जाता है, और उसे देखकर अब वेडनेसडे बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि रोवन बिल्कुल उसके सामने मरा होता है। अब जिसके बाद वेडनेसडे को हम फिर से उसकी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर वैलेरी के पास देखते हैं,
जहाँ डॉक्टर उसे रोवन के साथ हुई घटना के बारे में पूछती है, लेकिन वेडनेसडे डॉक्टर को कुछ भी बताने से मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि वो जो भी कहेगी उसे झूठी माना जाएगा। और वहीं बाहर फिर वेडनेसडे को टाइलर मिलता है। फिर वेडनेसडे उससे बोलती है कि उसने जो रोवन के साथ होते हुए देखा है वो सच है। और फिर टाइलर को एक मैसेज आता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाते जाते बोलता है कि मुझे विश्वास है तुम्हारी बातों। खैर फिर आगे वेडनेसडे एनिड से मिलती है और एनिड वहाँ जो एक बोट रेस गेम की तैयारी में लगी हुई थी, वो वेडनेसडे को वहाँ देखकर खुश थी क्योंकि वो अब स्कूल छोड़कर नहीं जा रही थी। और वेडनेसडे एनिड से बोलती है कि उसके साथ हो रही घटनाओं के बारे में वो पता लगा कर रहेगी और साथ ही वो रोवन के बारे में जानकारी चाहती थी। और वेडनेसडे रोवन से मिले उस तस्वीर के ऊपर एक निशान को देखती है, जिसके बाद वो प्रिंसिपल विम्स से मिलती है और वो बोलती है कि वो रोवन से मिलना चाहती है। लेकिन प्रिंसिपल विम्स उसे बताती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। लेकिन विम्स उसे वहां बोलती है कि उसे पता है कि उसकी माँ की ही तरह उसके पास भी साइकिक विजन देखने की पावर है, जिसके बाद वो इस बारे में अपनी माँ को बताने के लिए बोलती है और साथ ही उसे स्कूल की किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेने के लिए बोलती है। लेकिन फिर वेडनेसडे को विम्स की बातों पर शक था, तो वो थिंग से रोवन पर नजर रखने के लिए बोलती है। अब आगे वो जेवियर से मिलती है जो रोवन का रूममेट था और वो बताता है कि रोवन पहले से ही खिसका हुआ था। फिर आगे वेडनेसडे एक बी फॉर्म की ओर जाती है जहाँ उसे यूजिन मिलता है और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए उसे वहाँ ज्वाइन कर लेती है। लेकिन अचानक उसे थिंग का इशारा मिलता है, जिसके बाद वो आकर रोवन से मिलती है। लेकिन रोवन उसे बिना कुछ बताए वहाँ से चला जाता है। अब थिंग उसका पीछा स्टेशन तक करता है जहाँ रोवन एक टॉयलेट में जाता है, लेकिन बाहर आता है कोई और ही शख्स, जिसका मतलब वो कोई बहरूपिया होता है, जिसके कारण थिंग भी उसे पहचान नहीं पाता। और फिर आगे हमें ये पता चलता है कि वो बहरूपिया प्रिंसिपल विम्स है। फिर वेडनेसडे अब थिंग से नाराज होती है कि उसने रोवन का पता नहीं लगाया। फिर आगे जेवियर उसे अपनी खूबी दिखाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वेडनेसडे इतनी जल्दी इम्प्रेस होने वालों में से नहीं थी। फिर आगे वहाँ मिस मैरिलिन की क्लास में एक सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब वेडनेसडे बिल्कुल सटीकता से देती है। और वहीं अब बियांका को उसका प्रतिनिधि वहाँ मिल चुका था वेडनेसडे के रूप में, जिसके बाद वो दोनों के बीच दुश्मनी और भी बढ़ती हुई दिखाई देती है। और वहीं शेरिफ और टाइलर के बीच कुछ टेंशन चल रही होती है क्योंकि शेरिफ को लगता है कि टाइलर उसकी थेरेपिस्ट से उसकी शिकायत करता होगा। लेकिन टाइलर वहाँ बताता है कि वो उससे उसकी माँ के बारे में ही बात करना चाहता है, लेकिन शेरिफ अपनी लेट वाइफ के बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अब आगे वेडनेसडे एनिड को बोलती है कि उसे छानबीन करने के लिए जंगल की ओर जाना है विम से बचते हुए, इसलिए वो चाहती थी कि उसकी बी वाली क्लास में वो उसकी जगह जाए। लेकिन एनिड उसे बोलती है कि पहले वो थिंग को मनाए क्योंकि वेडनेसडे के बुरा भला बोलने के बाद वो नाराज होकर बैठा हुआ था। फिर वेडनेसडे उसे मनाती है और उसे रोवन से मिली उस पेंटिंग को दिखाकर बोलती है कि उसे इसकी तह तक जाना होगा जिसमें उसकी मदद लगेगी। फिर एनिड अब वेडनेसडे की जगह बी क्लास को ज्वाइन करती है। वहीं वेडनेसडे छानबीन करने जंगल की ओर जाती है जहाँ उसे वहाँ टाइलर भी मिलता है जो वहाँ अपने डैड की जासूसी कर रहा था। फिर वेडनेसडे को वहाँ रोवन का चश्मा मिल जाता है, जिसके छूते ही उसे एक साइकिक विजन दिखाई देता है जिसमें उसे एक बुक के बारे में पता चलता है। अब वेडनेसडे थिंग के साथ एक बुक को ढूंढने में लग जाती है। फिर वहाँ मिस मैरिलिन आ जाती है और वेडनेसडे उसे इस पेंटिंग से मिले निशान को देखकर पूछती है कि आखिर ये किस बुक का है। तो मिस मैरिलिन उसे एक सीक्रेट स्टूडेंट सोसाइटी के बारे में बताती है जिसका नाम था नाइट सेट्स, जो सदियों पहले बंद हो चुका है। फिर मिस मैरिलिन वेडनेसडे को बताती है कि उसे उस स्कूल में नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो एक नॉर्मी है, लेकिन वो वेडनेसडे को बोलती है कि वो हमेशा ऐसे ही रहे क्योंकि उसे वो बाकियों से बिल्कुल अलग लगती है। फिर वेडनेसडे जेवियर की रूम की तलाशी लेने आई होती है जहाँ पहले रोवन भी रहता था और वो वहाँ उस बुक को ढूंढने आई होती है। लेकिन तभी वहाँ बियांका भी आ जाती है और वो जेवियर को वेडनेसडे से दूर रहने के लिए बोलती है और साथ ही वो बोलती है कि बोट रेस में वो उसकी रूममेट एनिड को बुरी तरीके से चीट करके हराई। अब आगे एनिड वेडनेसडे को बताती है कि उसके को पायलट को किसी ने बीमार कर दिया है। फिर वेडनेसडे को पता था कि ये बियांका ने ही किया है, इसलिए अब वो खुद गेम में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बियांका उस गेम को हमेशा से चालाकी से और गेम को चीट करके जीतते आ रही होती है, तो वेडनेसडे एनिड से बोलती है कि अब वो भी उसे चीट करके हराएंगी। फिर अब आगे गेम शुरू होता है जहाँ बियांका का एक प्लेयर पानी के नीचे सभी की नाव को पलटने का काम कर रहा होता है। फिर वेडनेसडे उसे देख लेती है और उसे जाल फेंकर वहाँ कैद कर देती है। फिर आगे जब वेडनेसडे फ्लैग लेने के लिए एक जगह पर जाती है तो वहाँ उसे फ्लैग को छूते ही उसे साइकिक विजन आता है जहाँ उसे उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की जिसके हाथ में एक बुक होती है और वो उसे बोलती है कि असली चाबी तुम ही हो। जिसके बाद वो वापस जाग जाती है और वापस गेम में फोकस करती है और इस खेल को वो खत्म करने ही वाली थी। लेकिन तभी बियांका को वो प्लेयर जाल से छूट गया था
फिर अब थिंग उसे जाकर एक पंच मारकर सुला देता है और फिर एनिड और वेडनेसडे इस बोट रेस को जीत लेते हैं। फिर आगे हम वेडनेसडे उस खुफिया सीक्रेट सोसाइटी तक जाने का रास्ता खोज लेती है जहाँ कभी उसके मॉम डैड भी उसका हिस्सा रह चुके थे और वहाँ उसे वो बुक भी मिल गई थी। तभी वहाँ किसी ने उसे किडनैप कर लिया था और वो सब सीक्रेट सोसाइटी वाले नाइट साइड मेंबर्स होते हैं। लेकिन वेडनेसडे उन्हें पहचान लेती है जो आउटकास्ट के ही स्टूडेंट्स थे, जिसमें बियांका और जेवियर भी शामिल होते हैं, जिसमें रोवन भी शामिल होता है, लेकिन उसे ग्रुप से निकाल दिया गया था। फिर वेडनेसडे उसे पूछती है कि नाइट साइड्स को तो 30 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन वो बताते हैं कि 30 साल पहले किसी नॉर्मी का नाइट साइड की वजह से खून हो गया था, इस कारण से इसे बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर विम्स की परमिशन से इसे चलने दिया जा रहा है। फिर वहाँ वेडनेसडे से पूछा जाता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची, तो वो उसे उस तस्वीर को दिखाकर बोलती है कि वो रोवन से मिली इस तस्वीर में बने निशान की मदद से यहाँ तक पहुंच पाई है। फिर बियांका बताती है कि नाइट साइड्स एक खास सोशल क्लब है जो सिर्फ खास लोगों के लिए ही है। फिर जेवियर अब वेडनेसडे को भी शामिल करने के लिए बोलता है क्योंकि इसके पहले उसकी मॉम और डैड भी इस ग्रुप का हिस्सा रह चुकी थी, लेकिन वेडनेसडे इस बात पर मना कर देती है और वहाँ से जाते हुए उन सभी को बोलती है कि तुम अनाड़ियों के कारण ही किडनैपिंग बदनाम हो रही है। वेडनेसडे उस बुक की तस्वीर को जोड़कर देखती है तो उसे उस तस्वीर में एक शख्स हथियार लिए सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है स्कूल की बाहर वाली जगह पर। फिर विम सबको वहाँ बताती है कि आज के दिन जेरिको टाउन में आउटरीच डे मनाया जाएगा, जिसमें आउटकास्ट के बच्चे टाउन में अलग अलग जगह पर जाकर वॉलंटियर बनकर काम करेंगे। और वो बताती है कि आउट टाउन में इस स्कूल के फाउंडर की स्टेच्यू का इनॉग्रेशन होगा, जिस सेलिब्रेशन में सबको शामिल होना है। फिर विम्स वेडनेसडे से बोलती है कि सेलिब्रेशन में उसे वायलिन प्ले करने के लिए। फिर आगे वेडनेसडे जेरिको टाउन में जेवियर से मिलती है और वो उसे उस बुक को दिखाकर उस पेंटिंग के बारे में पूछने लगती है। फिर जेवियर उसे बताता है कि रोवन जब उसे नाइट साइड से निकाला गया था तो उसे इस बुक को वहाँ से चुरा लिया होगा, और जब उसने रोवन से इस बारे में बात की तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल उस पर किया और उसे दीवार पर ढकेल दिया, और उसी दौरान रोवन ने वेडनेसडे पर भी अटैक किया था। अब जेवियर उस पेंटिंग को देखकर बोलता है कि ये तस्वीर तो 30 साल पुरानी है और तुम्हारी तस्वीर इसमें कैसे है, और वो उस शख्स को भी पहचान लेता है जिसका नाम जोसेफ क्रैकस्टोन था और वो जेरिको टाउन का फाउंडिंग फादर है, जो कि एक असली पिलग्रिम था जो वहाँ बहुत ही फेमस था। जिसके बाद हम टाउन के मेयर और शेरिफ को देखते हैं, जहाँ शेरिफ आउटकोस्ट वाले को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश नहीं था। वहीं अब मेयर उससे बोलता है कि आउटकोस्ट वालों के कारण ही हमारा ये शहर खुशहाल है, क्योंकि हमें ज्यादातर फंड वहीं से आ रहा है। अब वेडनेसडे अपनी जगह पर एनिड को जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे पिलग्रिम वर्ल्ड जाकर वहाँ के बारे में जानना था ताकि उसे वहाँ कुछ क्लू मिल सके। फिर वेडनेसडे पिलग्रिम वर्ल्ड में आती है जहाँ वहाँ की गाइड सभी को वहाँ के बारे में बताती है कि पिलग्रिम टाउन जेरिको का सबसे पहला टाउन था जो कि सन 1625 में स्टैब्लिश किया गया था। अब वेडनेसडे वहाँ के मीटिंग हॉल में जाना चाहती है क्योंकि वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन की चीजें मौजूद थी जिससे वो वहाँ अपनी छानबीन कर सके, लेकिन वहाँ की गाइड उसे वहाँ जाने से रोक देती है, ये बोलकर कि वहाँ मरम्मत का काम चल रहा है। फिर उन सभी को वहाँ मिठाइयाँ बेचने का टास्क देती है। वहीं फिर मेयर का लड़का और उसके दोस्त यूजिन को पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ वेडनेसडे आकर उसे बचा लेती है। फिर अब वो यूजिन के साथ मिलकर चोरी छुपे उस पिलग्रिम वर्ल्ड की मीटिंग हॉल में घुस जाती है और बाहर यूजिन को पहरा देने के लिए बोल देती है। फिर आगे वेडनेसडे को वहाँ एक पेंटिंग मिलती है जिसमें जोसेफ क्रैकस्टोन लोगों के साथ खड़ा होता है और वहाँ उसे वही हमशक्ल लड़की भी दिखती है जिसने एक ब्लैक मैजिक वाली बुक को पकड़ा हुआ था। फिर उसे वहाँ वो ब्लैक मैजिक बुक भी मिल गई थी, लेकिन वो नकली होती है। और तभी वो गाइड दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और वेडनेसडे उससे बोलती है कि यहाँ का दरवाजा खुला हुआ था इसलिए वो अंदर आ गई। फिर वेडनेसडे उससे उस बुक के बारे में पूछती है तो उस गाइड का कहना था कि उसे कुछ महीने पहले ही किसी ने चुरा लिया है। फिर वेडनेसडे समझ चुकी थी कि ये मीटिंग हॉल दरअसल नकली था, तो वो उस गाइड से असली मीटिंग हॉल के बारे में पूछती है। फिर वो गाइड बताती है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। फिर आगे वेडनेसडे टायलर से मिलने आई थी जहाँ फिर उसे जेवियर भी मिलता है जो वही काम किया करता था, और क्योंकि जेवियर और टायलर के बीच किसी बात को लेकर जमती नहीं थी तो जेवियर वेडनेसडे को टायलर से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन वेडनेसडे उसकी बात नहीं सुनती। और फिर वेडनेसडे टायलर को जेरिको टाउन का मैप दिखाकर उससे पूछती है कि पिलग्रिम की पुरानी मीटिंग वाली जगह कौन सी है, तो टायलर उसे बताता है कि वो जगह तो खंडर हो चुकी है जो कि कोवन वुड्स यानी जंगल की ओर है और वहाँ खतरनाक लोगों का बसेरा है, लेकिन फिर भी वेडनेसडे वहाँ जाना चाहती थी। फिर टायलर भी उसके साथ वहाँ जाना चाहता है, लेकिन वेडनेसडे वहाँ अकेले ही जाती है। फिर वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे वो अपनी जगह बताकर वहाँ से भगाने लगता है। फिर वेडनेसडे थिंग की मदद से उसे वहाँ से भगा देती है। फिर वेडनेसडे को छानबीन करते वक्त उसे फिर से वहाँ साइकिक विजन आता है जहाँ वो पुराने समय के पिलग्रिम में पहुँच जाती है, जहाँ वो देखती है कि वो लड़की जिसने उसे उस तस्वीर में बुक पकड़े हुए देखा था। और वहाँ वेडनेसडे को ये भी पता चलता है कि वो उसकी वंशज गुडी एडम्स है और उसे वहाँ एक विच और शैतान मानकर सजा सुनाई जा रही है।
है और ये सजा सुनाने वाला वहाँ जोसेफ क्रैकस्टोन होता है, जो वहाँ अपने लोगों के साथ मिलकर वहाँ पिलग्रिम पर कब्जा कर चुका था, जिसका विरोध गुडी एडम कर रही होती है। फिर वो गुडी को वहाँ उसके लोगों के साथ बंद कर देता है और वहाँ वो आग लगा देता है उन सभी को मारने के लिए। फिर गुडी की माँ अब उसे बोलती है कि वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि वो सभी वहाँ बंधे हुए हैं और इस तरह पिलग्रिम के असली निवासी वहाँ मारे जाते हैं। अब क्रैकस्टोन गुडी एडम के पीछे उसे मारने आता है, तभी वेडनेसडे होश में आ जाती है। फिर वहाँ उसे वो मॉन्स्टर दिखता है जिसका पीछा वो उसके पैरों के निशानों को देखकर करती है, लेकिन फिर उसके पैरों के निशान बदलने लग गए थे, जिससे अब वेडनेसडे को पता चल गया था कि वो मॉन्स्टर एक इंसान है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ जेवियर आ जाता है क्योंकि उसने वहाँ टाइलर और वेडनेसडे की बातों को सुन लिया था कि वो पुराने मीटिंग हॉल की ओर जा रहे हैं। फिर वेडनेसडे उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर एक इंसान है, जिसके सबूत के तौर पर वो उसके पैरों के निशान को वहाँ दिखाने लगती है, लेकिन उसके पैरों के निशान वहाँ हो रही बारिश के कारण मिट चुके थे। फिर जेवियर अब बताता है कि उसकी रोवन वाली बात उसे सच लगने लग गई है, क्योंकि उसने जब उसे टेक्स्ट किया कि पिछले साल की तरह इस साल भी हम स्नोबोर्ड करने चलते हैं, लेकिन उसने जवाब दिया कि वो इस बार नहीं जाएगा, जबकि उन्होंने पिछले साल स्नोबोर्डिंग की ही नहीं थी। खैर आगे अब जेवियर को पता लग गया था कि वेडनेसडे अपने साइकिक पावर से क्रैकस्टोन का पता लगाने वहाँ गई थी, तो वो उसे बताता है कि उसके डैड भी एक साइकिक मास्टर है और उसका मानना था कि साइकिक विजन हमें हमेशा सही चीजें नहीं बताती है और वो बातें हमेशा अधूरी ही होती है। लेकिन वेडनेसडे को अपने देखी विजन पर पूरा विश्वास होता है और आगे फिर वेडनेसडे जेरिको सेलिब्रेशन वहाँ वायलिन प्ले करने जाती है, लेकिन वहीं वेडनेसडे का प्लान कुछ और ही होता है और वो थिंग की मदद से क्रैकस्टोन की मूर्ति को जला देती है। लेकिन वहाँ विम्स को पता चल चुका था कि ये काम वेडनेसडे का ही है, तो अब विम्स इस बारे में वेडनेसडे से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वेडनेसडे बताती है कि उसने ये काम नहीं किया है, लेकिन वो ये भी नहीं बताती है कि वो काम थिंग ने किया था। फिर वेडनेसडे अब विम से सवाल करती है, हम आउटकास्ट वाले हर साल जेरिको में फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, जबकि क्रैकस्टोन एक जालिम इंसान था। लेकिन विम्स उससे बोलती है कि उन्हें ऐसा करना पड़ता है ताकि नॉर्मी और उनके बीच शांति बने रहे। फिर आगे हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका खेल वो मॉन्स्टर आकर खत्म कर देता है। फिर आगे एनिड और एजेक्स की आज पहली डेट थी, लेकिन वो अपने ही मिरर को देखकर स्टेचू में बदल जाता है। और वहीं मिस मैरिलिन को हम सीक्रेट सोसाइटी के चैम्बर में जाते हुए देखते हैं और वहीं जेवियर को दिखाया जाता है जहां उसकी गर्दन पर किसी के पंजों के निशान होते हैं और वहां पुलिस को बूढ़े आदमी के कैमरे से मॉन्स्टर की तस्वीर मिल जाती है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। जहां अब चौथे एपिसोड में वेडनेसडे थिंग के साथ चोरी छुपे हॉस्पिटल में मर्चुरी में रखे उस ओल्ड मैन को ढूंढने आई है जिसे उस अनजान मॉन्स्टर ने मार दिया था। अब उसे उसकी बॉडी मिल जाती है और वेडनेसडे उस पर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है, जहां वो देखती है कि उसका एक पैर गायब था। वहीं थिंग रिपोर्ट्स की कॉपी करने लगता है। फिर थिंग वेडनेसडे को इशारा देता है कि वहाँ कोई आ रहा है, तो वेडनेसडे फिर छुप जाती है। फिर वहाँ वो डॉक्टर और शेरिफ अंदर आते हैं और डॉक्टर शेरिफ को बताता है कि उसने उस शख्स पर इस तरह के घाव पहली बार देखे हैं। फिर डॉक्टर उस शख्स के कटे हुए पैर को दिखाता है और बोलता है कि उसके पैरों की उंगलियां काफी अजीब ढंग से कटी हुई है। फिर डॉक्टर को जाते वक्त मर्चुरी का एक दरवाजा खुला हुआ दिखाई देता है और वो उसे देखने जाता है, तो उसमें वेडनेसडे होती है जो बिल्कुल मरी हुई लग रही होती है, जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फिर थिंग वेडनेसडे को जगाने जाता है, तो वेडनेसडे बोलती है कि उसे कुछ मिनट और वहीं रहना है क्योंकि उसे वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वेडनेसडे वहाँ से लाई सारी रिपोर्ट और अपनी जांच के बारे में एनिड को बताने लगती है और वो बताती है कि उन सभी मारे गए लोगों की रिपोर्ट्स में एक आम बात है कि उनके बॉडी पार्ट से कोई एक हिस्सा गायब है। लेकिन ये सब देखने के बाद एनिड वहाँ बेहोश हो जाती है क्योंकि उसे ये सब घिनौना लगता है। फिर आगे वेडनेसडे क्लास में जेवियर के गले पर जख्म के निशान को देखकर अब उस पर शक करने लग गई थी, इसलिए अब वो उसका पीछा करती है और वो उसकी जगह पर जाकर छानबीन करने लग गई थी। और तब वो वहाँ देखती है उस अनजान मॉन्स्टर की स्केचेस को चारों तरफ, जिसके बाद उसका शक अब जेवियर पर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वो वहाँ से बाहर आती है तो उसे वहाँ जेवियर भी मिल जाता है। फिर वेडनेसडे उसे झूठ बोलती है कि वो यहाँ उससे स्कूल में होने वाले डांस के बारे में पूछने आई और ना चाहते हुए भी उसे उसके साथ डांस में चलने के लिए पूछना पड़ता है। फिर आगे एनिड फिर वेडनेसडे को स्कूल डांस पार्टी के लिए ड्रेस खरीदने के लिए लेकर जाती है, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी पसंद नहीं आता क्योंकि वो बहुत ज्यादा कलरफुल होता है। फिर वेडनेसडे वहाँ रास्ते में एक ब्लैक ड्रेस को देखती है और वो उसे देखते ही रह जाती है क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आता है। और फिर आगे वेडनेसडे अब जेवियर की जगह से मिली उस मॉन्स्टर वाली स्केचेस को शेरिफ को ले जाकर दिखाती है, लेकिन शेरिफ उस पेंटिंग को झूठा करार देते हुए उसे जाने के लिए बोलता है। फिर वेडनेसडे उसे बताती है कि ये पेंटिंग स्कूल के ही एक स्टूडेंट ने बनाई है। अब शेरिफ बोलता है कि ठीक है। फिर वो वहाँ कोई ठोस सबूत लेकर आती है तो वो इस बारे में एक्शन जरूर लेगा। फिर वेडनेसडे अब टाइलर को बता देती है कि वो जेवियर के साथ डांस पार्टी में जा रही है
तो टाइलर अब उससे थोड़ा नाराज होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके साथ डांस में जाना पसंद करेगी। खैर फिर आगे वेडनेसडे अब अपनी जांच पड़ताल यूजिन के बी फॉर्म से कर रही है क्योंकि एनिड को ये सब पसंद नहीं था। लेकिन वहाँ यूजिन एक सर्कल को देखकर पहचान लेता है और उसे वो सर्कल दिखाने के लिए ले जाता है वो जंगलों में, जहाँ वेडनेसडे को उस मॉन्स्टर के ठिकाने का पता चल चुका था। यहाँ पर उसे हथकड़ियों के साथ कुछ हिरणों की हड्डियां और उस मॉन्स्टर का एक दांत वहाँ मिलता है। फिर उसे मैच करने के लिए वो जेवियर की जगह पर सबूत लेने जाती है, लेकिन वहाँ जेवियर भी आ जाता है। फिर वेडनेसडे उसे उस मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगती है जिसकी उसने वहाँ तस्वीरें बनाई हुई थी और वो उसे सर्कल वाली तस्वीर को भी दिखाती है जो वो पहले वहाँ से चुरा कर ले गई थी। तब जेवियर समझ गया था कि वेडनेसडे उसी पर शक करने लग गई है कि वही मॉन्स्टर है। तो वो अपनी सफाई में उसे बताता है कि उसे अक्सर उस मॉन्स्टर की झलकियां आती है जिसका उस पर बस नहीं चलता है और उसकी पेंटिंग से निकलकर उसी के पंजे से वो घायल भी हो गया था और वो ये समझ गया था कि उसने सिर्फ मतलब के लिए ही उसे डांस में जाने के लिए पूछा था। अब जेवियर उससे नाराज होता है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। फिर वेडनेसडे अब जेवियर की जगह से लाया हुआ उसका ब्लड का सैंपल और उस मॉन्स्टर का दांत देकर शेरिफ को बोलती है कि इसके डीएनए सैंपल से इसे वो मैच करे, लेकिन वो जेवियर का नाम वहाँ शेरिफ को नहीं बताती है। फिर आगे अब क्योंकि यूजिन और वेडनेसडे रेवन पार्टी में नहीं जा रहे होते हैं तो वो दोनों रात में गुफा में जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन फिर थिंग ने टाइलर को वेडनेसडे की तरफ से रेवन पार्टी में चलने के लिए एक मैसेज लिखकर भेज दिया था जिससे अब टाइलर वेडनेसडे को डांस पर ले जाने के लिए पहुंच गया था। फिर वो थिंग से बोलने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया और वेडनेसडे देखती है कि उसके पास कोई ड्रेस भी नहीं था डांस पे जाने के लिए। फिर थिंग उसे उस ड्रेस को दिखाता है जो उसने मार्केट में देखा था क्योंकि थिंग ने उसे वहां से चुरा लिया था। फिर वेडनेसडे अब ड्रेस पहनकर रेडी होती है टाइलर के साथ डांस में चलने के लिए, लेकिन वहाँ यूजिन भी आ जाता है और वो बोलता है कि हम तो गुफा में जाने वाले थे। वही वेडनेसडे बोलती है कि हम गुफा में कल चलेंगे, मगर यूजिन वहाँ अकेले जाने का फैसला लेता है। वही वेडनेसडे उसे अकेले जाने से मना करती है, लेकिन यूजिन उसकी बात को नहीं मानता और वेडनेसडे को बिना बताए वहाँ से चला जाता है। फिर रेवन पार्टी में जेवियर बियांका के साथ आया था और वहीं एनिड मेयर के बेटे के साथ आई होती है। फिर वेडनेसडे को एनिड बताती है कि वो मेयर के बेटे के साथ इसलिए आई है क्योंकि उसे एजेक्स को जलाना था और वही मेयर का बेटा भी अपनी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए उसके साथ आया है। अब जिसके बाद वहाँ वेडनेसडे अपने अजीब से डांस से वहाँ सबको सरप्राइज करती है। यहाँ सबकी नजर उसकी तरफ होती है। फिर वहाँ मेयर के बेटे और उसके दोस्तों का वहाँ कुछ प्रैंक करने का आइडिया होता है, लेकिन मेयर का बेटा जिसका नाम लुकस था वो अपने दोस्तों को ये करने से मना कर रहा होता है क्योंकि अगर वो पकड़े गए तो इससे उसकी डैड की बदनामी हो सकती थी, लेकिन उसके दोस्त नहीं मानते और वो वहाँ के पाइप से वहाँ ब्लड स्प्रे करा देता है जिससे वो पार्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। लेकिन वेडनेसडे ब्लड देखकर वहाँ खुश होती है। फिर उसे पता चलता है कि वो फेक है और वो सिर्फ पेंट कलर है। फिर जब वहाँ भगदड़ मची होती है तो वेडनेसडे से कोई टकरा कर निकलता है और उसे अचानक वहाँ साइकिक विजन आता है जिससे उसे पता चलता है कि यूजिन खतरे में है क्योंकि यूजिन वेडनेसडे को बिना बताए इस मॉन्स्टर वाले ठिकाने पर चला गया था। फिर वेडनेसडे फौरन उसे बचाने के लिए वहां चली जाती है। वहीं एनिड को पता चल गया था कि वो लुकस और उसके दोस्त ही हैं, जिसके बाद एजेक्स भी वहां एनिड का साथ देता है उन्हें भगाने के लिए। अब यूजिन के पीछे वो मॉन्स्टर होता है और वो उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और वेडनेसडे वहां पहुंचने में लेट हो जाती है, जिसके पीछे मिस मैरिलिन भी आ गई। वेडनेसडे अपने साथ हो रही घटनाओं और उस मॉन्स्टर के बारे में जानने के लिए अपनी खोजबीन जारी कर चुकी है, लेकिन अब उसके चलते उसके दोस्त यूजिन पर भी उस मॉन्स्टर का हमला हो गया है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार मत करो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी। अब यूजिन पर हुए हमले के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया है और फिलहाल उसकी हालत अभी नाजुक है। वहीं अब वेडनेसडे को अब जानना था उसके डैड पर मर्डर केस क्यों लगा है और पास्ट में उसने क्या किया था। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ 32 साल पहले नेवरमोर एकेडमी में रेवन पार्टी थी, तभी वेडनेसडे के डैड गोमेज एडम ने किसी का मर्डर कर दिया था। जिसके बाद फ्लैशबैक से वापस फ्यूचर में आज नेवरमोर एकेडमी में पेरेंट्स मीटिंग है जहाँ वेडनेसडे के पेरेंट्स और उसका भाई भी वहाँ आया है और फिर जहाँ विम्स यूजिन के बारे में बात करते हुए बताती है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जहाँ एनिड के पेरेंट्स भी आए थे और एनिड और वेडनेसडे दोनों ही अपने पेरेंट्स को देखकर ज्यादा खुश नहीं होते हैं। फिर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसका भेजा पेट थिंग पकड़ा गया है, लेकिन इस बार उसने उसकी उंगलियां नहीं काटी है। जिसके बाद वो बताती है कि जब से वो यहाँ आई है उस पर लगातार घातक जानलेवा हमले हुए हैं और ये सुनकर एडम फैमिली बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि एडम्स हमेशा से ही वियर्ड होते हैं। वहीं जेवियर और बियांका के पेरेंट्स नहीं आए होते हैं, जहाँ बियांका अचानक अपनी मॉम को देखकर वहाँ शौक में थी क्योंकि उसकी मॉम के साथ उसकी ज्यादा नहीं बनती थी। अब बियांका की मॉम उसे घर ले जाने आई थी, लेकिन वो घर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि बियांका दरअसल धोखे से अपनी सायरन पावर का इस्तेमाल कर स्कूल में घुसी है और उसका असली नाम ब्रेंडी होता है।
फिर आगे मोर्टिसिया एकेडमी की अपनी पुरानी एल्बम को देखती है जहाँ उसपे उसकी तस्वीर नहीं थी क्योंकि वीम्स ने उसे निकालकर जला दिया था। उसके बाद वेडनेसडे की मॉन्स्टर वाली बातों को वीम्स सच्चाई नहीं मानती थी, इसलिए वो उसके पेरेंट्स को भी डॉक्टर वैलेरी के साथ सेशन के लिए भेज देती है, जहाँ वैलेरी उसके पेरेंट्स से पूछती है कि वेडनेसडे से दूर रहने का उन पर क्या असर पड़ा है। लेकिन इस बात पर वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से ही सवाल करती है कि सालों पहले उसके पिता गोमेज पर जो कत्ल का इल्जाम लगा था क्या वो सच है, जिस पर उसकी मॉम इस बारे में उससे कुछ भी बात करने से मना कर देती है और बोलती है कि उसके पिता की उसमें कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए वो इस बात को भूल जाए। लेकिन वेडनेसडे इसे लेकर सीरियस थी और वो बोलती है कि इसका पता वो लगा कर रहेगी। फिर आगे वेडनेसडे यूजिन से मिलती है और वो उसके लिए उसके छत्ते की हनी लाई होती है और वहाँ उसे थिंग भी मिलता है जो वहाँ यूजिन की केयर के लिए रुका हुआ है। फिर वेडनेसडे वहाँ यूजिन के लिए अफसोस करते हुए बोलती है कि उसकी जगह उसे होना चाहिए था। और फिर वहाँ यूजिन की मॉम भी मिलती है और वो खुश थे कि यूजिन को वेडनेसडे जैसी फ्रेंड मिली है। और वहीं शरीफ को पता चल गया था कि मॉर्ग में डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है जो उस मॉन्स्टर के मारे गए बॉडी की जांच कर रहा था, लेकिन सीसीटीवी में उसका सुसाइड रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि लास्ट टाइम थिंग ने उस पर एक ब्लैक बबल गम लगा दिया था ताकि वेडनेसडे चोरी छुपे वहां अंदर आ सके। और आगे शरीफ को पता चलता है कि डॉक्टर एक पुराने केस गैरेट गेट्स को लेकर परेशान था क्योंकि उसने उसकी नकली रिपोर्ट बनाई थी और ये वही गैरेट गेट्स था जिसका मर्डर वेडनेसडे के पिता गोमेज ने किया था। वही फिर वेडनेसडे अपनी मॉम को गैरेट्स की कब्र के पास से जाता हुआ देखती है और आगे फिर मैवरमोर एकेडमी डिनर पार्टी चल रही होती है, लेकिन तभी वहाँ शरीफ आ जाता है और वो गोमेज को आकर गैरेट्स के कत्ल के लिए उसे गिरफ्तार कर लेता है। फिर वेडनेसडे अब अपने पिता से जानना चाहती थी कि आखिर सच बात क्या है, तो अब गोमेज उसे बताता है कि गैरेट्स उसकी मॉम मोर्टिसिया से प्यार करता था और वो ये नहीं चाहता था कि मोर्टिसिया किसी और की हो जाए, इसलिए उस रेवन पार्टी वाली रात को वो गोमेज को मारने आया था। लेकिन अपने बचाव में गलती से गैरेट्स वहाँ मारा जाता है और वहीं वेडनेसडे अपने पिता को बोलती है कि उसका शुक्रिया कि उसने उसे हर मुश्किल में दुनिया के सामने अपनी सूझबूझ और ताकत के साथ लड़ना सिखाया, क्योंकि बचपन से ही वेडनेसडे को उसके पिता ने खतरनाक जानवरों के बीच बड़ा किया था। फिर आगे वेडनेसडे अब शरीफ से मिलती है और वो उसे बोलती है कि उसके पिता कातिल नहीं बल्कि उस मॉन्स्टर के केस से भटकाने के लिए किसी ने ये साजिश रची है ताकि पुलिस का ध्यान वहाँ नहीं रहे। लेकिन शरीफ उसकी बातों को गलत ठहराता है और वो बोलता है कि तुम्हारे पिता के कारण गैरेट गेट्स का पूरा परिवार खत्म हो गया है, क्योंकि गैरेट्स के पिता और उसकी मॉम उसके गम में मर गए और उसकी बहन पानी में डूबकर मर गई। फिर वेडनेसडे ने अपनी मॉम को गैरेट्स की कब्र के पास देखा था। फिर वो अपने भाई से पूछती है कि उसकी मॉम कहाँ है, तो उसका भाई पक्सली बताता है कि वो अकेले रहना चाहती थी जहाँ उसे कोई ढूंढ ना पाए। फिर वेडनेसडे को समझ में आ जाता है और वो फिर अपनी मॉम से सीक्रेट सोसाइटी वाली जगह पर जाकर मिलती है। फिर वेडनेसडे के पूछने पर उसकी मॉम मोर्टिसिया उसे बताती है कि दरअसल गैरेट्स पर गोमेज को मारने का भूत सवार था और उसके मुंह से किसी तरह की झाग निकल रही थी और उसकी आंखें बड़ी और लाल हो चुकी थी। फिर मोर्टिसिया बताती है कि गलती से ही उसने उसे मारा था, लेकिन फिर गोमेज ने ये इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। लेकिन वेडनेसडे इस सब के बीच गैरेट्स के मुंह से झाग और उसकी लाल बड़ी आंख पर डाउट करती है और फिर उसकी माँ और वो दोनों को उसकी मौत की हुई असली वजह समझ में आ गई थी, इसलिए सबूत के लिए वो गैरेट्स की कब्र को खोदने जाते हैं, जहाँ वेडनेसडे को कब्र खोदने के बाद वहाँ की स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो दोनों को ही जेल में बंद कर देती है, जहाँ उसके डैड भी बंद होते हैं। फिर वेडनेसडे ने चोरी से गैरेट्स की उंगली को काट लिया था, तो अब उसकी उंगली को वो देखते ही पहचान लेते हैं कि नाइट शेड्स का ही खास जहर है और असल में गैरेट्स की मौत भी इस जहर से ही हुई थी। लेकिन वेडनेसडे को फिर अचानक उस उंगली को छूते ही एक साइकिक विजन आता है जिसमें गैरेट्स को वो जहर पूरे नेवरमोर के स्टूडेंट्स को मारने के लिए दिया गया था, लेकिन वो जहर की शीशी वहाँ उसके पॉकेट में फूटने की वजह से वो खुद ही मारा गया। अब जिसके बाद मोर्टिसिया और वेडनेसडे सीधा फिर मेयर से मिलते हैं, जहाँ मेयर को पता था इस बारे में, क्योंकि पिछला शरीफ वही था जिसने गैरेट्स का केस संभाला था, क्योंकि वेडनेसडे को पता चल गया था उस केस को उस समय मेयर ने ही दबाया था। फिर मेयर बताता है कि गैरेट्स के पिता एंसल गेट्स को नफरत थी नेवरमोर के स्टूडेंट से, इसलिए उसने वहाँ सभी को मारने का प्लान बनाया था। अब मेयर बताता है कि उसने इस बात को दबाया ताकि नेवरमोर और जेरिको सिटी की इज्जत को बचाए रखे। लेकिन फिर मोर्टिसिया उसे बोलती है कि उसने सिर्फ अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए ऐसा किया, क्योंकि एंसल गेट से उसके अच्छे ताल्लुकात थे और यही कारण था कि आगे चल के वो मेयर बन पाया। अब मेयर मोर्टिसिया की बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है और उनके शर्तों को मान लेता है कि गोमेज को उसके आरोपों से बरी किया जाए और शेरिफ भी उससे माफी मांगे। फिर आगे वेडनेसडे की माँ उससे उसकी साइकिक विजन के बारे में पूछती है, तो वेडनेसडे बताती है कि उसे
उसे हमेशा डार्क और खतरनाक विजन ही आते हैं और उसके उलट मोर्टिसिया को अच्छे विजन आते हैं। फिर मोर्टिसिया बताती है कि उन जैसे को डोग बुलाते हैं और वही वो वेडनेसडे को बताती है कि वो रोवन है, लेकिन मोर्टिसिया बताती है कि उसके विजन डार्क जरूर है लेकिन वो उसके विजन से ज्यादा पावरफुल है। और मोर्टिसिया बताती है कि इसे सीखने के लिए उसे अच्छे गाइडेंस की जरूरत है जो सिर्फ उसके पूर्व वंशज से ही मिल सकती है। फिर वेडनेसडे गुडी एडम के बारे में बताती है कि उससे बच के रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसके बदले की आग की वजह से वो खुद भी नहीं बच पाई। फिर एनिड के पेरेंट्स को एनिड बता देती है कि वो पूरी वेयरवुल्फ नहीं बन पाई है, तो अब उसके पेरेंट्स उसे एक समर कैंप में भेजने के लिए वाउचर देते हैं जहाँ वेयरवुल्फ बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन एनिड वहाँ जाने से मना कर देती है और एनिड बोलती है वो जैसी है वैसे ही रहना चाहती है। वहीं बियांका अपनी मॉम से बोलती है कि वो उसके साथ चलेगी लेकिन उसकी स्कूलिंग पूरी होने के बाद, और वो उसका साथ सिर्फ एक बार देगी। अब उसकी मॉम को पैसे की लालच होती है जिससे वो लोगों को बस में करके उसके पैसे लूट लिया करती थी और वो बियांका का साथ भी चाहती थी। और वहीं वेडनेसडे की फैमिली उससे अलविदा लेते हैं। लेकिन अब पुराने स्कूल की एल्बम देखने के बाद वेडनेसडे को कुछ अजीब लगता है और वो फौरन जाकर वीम से मिलती है, जहाँ वो बोलती है कि उसे उस पुरानी एल्बम को देखकर पता चल गया है कि वीम्स एक बैरूपिया है, क्योंकि एल्बम में एक सिंगर की नकल भी वीम्स ने ही की थी। फिर वहाँ वेडनेसडे को भी ये पता चल गया था कि वीम्स ने ही रोवन की मौत को छुपाया है। और फिर वीम्स बताती है कि उसने ऐसा स्कूल की इज्जत को बचाने के लिए किया क्योंकि रोवन एक साइको पागल बन चुका था जो किसी को भी मार सकता था, और इस बात का रोवन के पिता को भी पता था। फिर वेडनेसडे बोलती है कि वो बिल्कुल मेयर की तरह है जो सच्चाई छुपाते आ रहे हैं। फिर स्कूल के बाहर किसी ने वहाँ पूरी स्कूल के लिए धमकी भरा मैसेज आग से बनाया था जिस पर लिखा था फायर विल रेन, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। जहाँ आगे एपिसोड में वेडनेसडे अब गुडी एडम को ब्लैक मैजिक से बुलाने की कोशिश करती है ताकि वो गुडी एडम की मदद लेकर उसकी साइकिक विजन पर कंट्रोल पाए। फिर तभी सारी कैंडल्स बुझ जाती है और दरवाजे पर कोई आता है, लेकिन वो एनिड होती है, जिसका मतलब वेडनेसडे वहाँ उसे करने में फेल हो गई थी। फिर उसे किसी का मैसेज मिलता है जो लेटर्स कटिंग पर लिखा था कि उसे उसका जवाब जानना है तो क्रैकस्टोन के क्रिप पर आकर रात में मिले। फिर एनिड और वेडनेसडे वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ अंदर डर के कारण एनिड नहीं जाती है। फिर वेडनेसडे को अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, तो फिर वहाँ सब नेवरमोर एकेडमी के वेडनेसडे के दोस्त होते हैं। क्योंकि आज वेडनेसडे का बर्थडे था तो उसके बर्थडे के लिए उसे वहाँ सरप्राइज दिया गया जिसमें एनिड और थिंग भी शामिल था। लेकिन वहाँ अचानक वेडनेसडे को एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा था फायर विल राइज, और ये स्कूल में हुए उस फायर मैसेज से मिल रहा था। फिर वेडनेसडे जब उन लेटर्स पर अपना हाथ फेरती है तो उसे एक साइकिक विजन आता है जहाँ उसे गुडी एडम मिलती है। फिर वेडनेसडे उसे अपनी साइकिक विजन पर कंट्रोल करने के बारे में पूछती है, लेकिन गुडी उसे बोलती है कि उसे ये सिखाया नहीं जा सकता है, उसे खुद ही इस पर काबू करना सीखना होगा। फिर गुडी एक जगह के बारे में बताती है और बोलती है कि अगर राज खुलने हैं तो उसे इस जगह के बारे में पता लगाना होगा। फिर वेडनेसडे अब उस जगह की तस्वीर को बनाने में भिड़ जाती है। वहीं वेडनेसडे थिंग से नाराज थी उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए, क्योंकि उसे अपना बर्थडे बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर थिंग उसे और उसके पेरेंट्स से मिले गिफ्ट को दिखाता है जिसमें लैब एक्सपेरिमेंट के सामान होते हैं, और वहीं एनिड भी वेडनेसडे को गिफ्ट देती है जो एक स्कार्फ होता है और उसने एक अपने लिए भी बनाया था, और वो वेडनेसडे को उसे भी पहनने के लिए बोलती है। लेकिन वेडनेसडे उसे बोलती है कि इतनी खास चीज हम खास मौके पर ही पहनेंगे, जैसे कि फ्यूनरल। खैर फिर आगे वीम्स और मेयर बात कर रहे होते हैं कि वीम्स को उसके बेटे की रिवन पार्टी में हुई हरकत पर पर्दा डालना होगा, और वहीं क्योंकि यूजिन पर एक मॉन्स्टर ने हमला किया था तो इसका शक स्कूल वालों पर ही था। लेकिन वीम्स बोलती है कि अगर स्कूल को बदनाम किया गया तो उसके सारे फंड रोक दिए जाएंगे, और इस तरह दोनों में डील होती है। वही बियांका की मॉम ने मेयर के बेटे को भी अपने जाल में फंसाया था, उसे अपना ब्रेसलेट देकर जिसके ऐप के जरिए वो उसके पैसे लूट रही थी। लेकिन बियांका उसे अपनी मॉम से सतर्क होने के लिए बोलती है और वो बताती है कि वो उसकी मॉम की तरह नहीं है। वहीं वेडनेसडे यूजिन के पास आई होती है और वो अब भी कोमा में होता है, और वेडनेसडे वहां आकर बोलती है कि उसका बर्थडे उसके पेरेंट्स काफी वियर्ड तरीके से वहां मनाते आ रहे हैं, जिसमें अजीब केक कटिंग्स और खतरनाक मकड़िए वाले गेम होते हैं। फिर आगे वेडनेसडे टाइलर से मिलती है जहाँ टाइलर उसे बर्थडे विश करता है और वो बताता है कि उसके बर्थडे में केक उसी ने पहुंचाया था। फिर वेडनेसडे उसे एक स्केच को दिखाती है और उस जगह के बारे में पूछती है, लेकिन टाइलर उस बारे में नहीं जानता था। फिर वेडनेसडे जाकर जेवियर से मिलती है और वो उसे अपनी स्केट दिखाकर पूछती है कि क्या वो इस बारे में जानता है, लेकिन जेवियर तो पहले से ही वहाँ उस स्केच को बनाकर बैठा हुआ था और वो बताता है कि उसे 2 दिन पहले सपना आया था और वो जगह है पुराना बंद पड़ा गैरेट्स का घर। और आगे फिर थिंग एक पर्दा हटाता है तो उसे वेडनेसडे की तस्वीर दिखती है
जो वायलिन बजा रही होती है, लेकिन वेडनेसडे उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। और फिर आगे वेडनेसडे गेट्स के उस बंद पड़े घर पे जाती है, जहाँ वेडनेसडे देखती है उस घर से बाहर मेयर आ रहा होता है और फिर वेडनेसडे थिंग से उसका ध्यान भटकाने के लिए बोलती है। वही मेयर शेरिफ से बात कर रहा होता है कि उसने शायद असली कातिल को पहचान लिया है। उसी दौरान वेडनेसडे मेयर के कार के पीछे डिक्की में छुप जाती है, लेकिन जब मेयर शेरिफ से मिलने जा रहा होता है तभी उसको कोई कार से उड़ाकर चला जाता है। फिर अब मेयर की जान तो बच गई थी, लेकिन वो गंभीर हालत में था। वही शेरिफ वेडनेसडे का बयान लेता है और विम्स वेडनेसडे पर नाराज होती है कि वो हमेशा की तरह बुरी घटनाओं में क्यों फंस जाती है। फिर विम्स बोलती है कि उसने स्कूल को लॉकडाउन कर दिया है और अब से स्कूल से बाहर जाने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर वेडनेसडे अब टाइलर को फोन करती है और उसे कार लेकर स्कूल के बाहर बुलाती है, लेकिन वही उसका पिता वेडनेसडे के बारे में सुनकर बोलता है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर टाइलर अपने पिता से बोलता है कि बिल्कुल इसकी मॉम की ही तरह, और वो अपने पिता से ये भी बोलता है कि क्या उसे उसकी मॉम की फिक्र भी थी या नहीं। तो शेरिफ उसे बताता है कि इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। फिर वेडनेसडे अब एनिड को भी तैयार करती है और फिर वेडनेसडे ने एनिड और टाइलर को भी कुछ भी नहीं बताया था कि उन्हें वो कहाँ ले जा रही है। और पीछे से वहाँ जेवियर भी वेडनेसडे को ढूंढते हुए आ गया था, जहाँ उसे थिंग मिलता है और फिर उसे वेडनेसडे के बारे में पूछता है। और वही वेडनेसडे सबको लेकर गेट्स के घर में पहुंचती है, जहां वो सभी अंदर जाते हैं। और वही वेडनेसडे को वो कार मिलती है जिससे मेयर का एक्सीडेंट हुआ था। फिर आगे वेडनेसडे गेट्स परिवार की फोटो को देखती है, जहां गैरेट्स के मॉम डैड और उसकी बहन लॉरेल भी होती है, जो सभी मर चुके हैं। फिर आगे वेडनेसडे एक खुफिया दरवाजा खोलती है, जहां वो उन्हें क्रैकस्टोन की फोटो मिलती है और उसके पास लिखा था ब्लड विल ड्रेन व्हेन आई राइज। फिर वेडनेसडे देखती है कि वहाँ की कैंडल अब भी गर्म होती है, जिसके बाद वेडनेसडे सभी को वहाँ अलग अलग जाकर तलाशी लेने के लिए बोलती है। वहीं एनिड की हवा वहाँ टाइट होने लग गई थी, लेकिन वहाँ उन्हें एक रूम बिल्कुल वहाँ साफ सुथरा दिखाई देता है, मानो वहाँ कोई रह रहा हो। और फिर आगे वेडनेसडे को वहाँ लॉरेल गेट्स की एक चीज मिलती है और वेडनेसडे बोलती है कि ये नहीं हो सकता कि लॉरेल गेट्स यहाँ हो, क्योंकि वो तो सालों पहले डूबने से मारी गई थी। फिर नीचे से टाइलर की आवाज आती है और वहाँ वो मॉन्स्टर आ गया था और वो उन्हें वहाँ से भागने के लिए बोलता है। फिर उस मॉन्स्टर के हमले से बचने के लिए वो एक लिफ्ट में जाकर बैठ जाते हैं और फिर वो लिफ्ट नीचे गिर जाती है और वेडनेसडे वहाँ देखती है कि वहाँ बहुत से इंसानों के कटे हुए अंग वहाँ मौजूद थे, जिनका उन मॉन्स्टर ने सफाया किया था। फिर वहाँ से बचते हुए एनिड और वेडनेसडे वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन वेडनेसडे टाइलर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। फिर वो टाइलर को लेने जाती है, जहाँ वो मॉन्स्टर के हमले से घायल होता है। फिर तभी वहाँ जेवियर भी आ गया था। फिर शेरिफ को वेडनेसडे उस जगह पर ले जाती है जहाँ वो बॉडी पार्ट्स होते हैं, लेकिन वो जगह बिल्कुल साफ सुथरी होती है, मानो वहाँ कुछ ना हो। फिर आगे अब विम्स वेडनेसडे को बोलती है कि तुमने स्कूल के लॉकडाउन को नहीं माना है, लेकिन वेडनेसडे विम्स को वो तस्वीर दिखाती है जिसमें वो और उसके सामने एक शख्स हथियार लिए खड़ा है और वो बताती है कि रोवन का मानना था कि वो इस स्कूल को बर्बाद करेगी, इसलिए वो उसे मारना चाहता था। और वेडनेसडे बोलती है कि वो इस स्कूल को बचाने आई है, ना कि बर्बाद करने। फिर ये सब देखकर और सुनकर विम्स बोलती है कि उसे वो एक आखिरी मौका दे रही है। वहीं अब एनिड वेडनेसडे को अकेले रूम में छोड़कर मिस मैरिलिन के साथ रहने के लिए जा रही थी, क्योंकि उसने उससे इतना बड़ा झूठ बोला जिससे कि उसकी जान भी जा सकती थी। फिर वेडनेसडे को गुडी एडम की बात याद आती है, उसने बोला था कि उसे अकेले ही रहना होगा। फिर वेडनेसडे गेट्स के घर से लाए लॉरेल की उस चीज को देखती है, फिर उसे उसमें से बहुत सी तस्वीरें मिलती है जो कि उसी की होती है। फिर वेडनेसडे अब ठान लेती है कि उसे वो ढूंढ कर ही रहेगी। आगे वेडनेसडे में दिखाया जाता है कि मेयर को जिस कातिल ने कार से उड़ाया था वो उसे हॉस्पिटल में आकर उसका खेल फुल एंड फाइनल एंड कर देता है, जिसके बाद उसके फ्यूनरल में वहाँ सभी इकट्ठा हुए हैं। लेकिन वही वेडनेसडे किसी अनजान को वहाँ देखती है और फिर वो उसका पीछा करती है और उस पर अटैक करती है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रिक शॉक की पावर होती है। फिर हम देखते हैं वेडनेसडे को पहली बार, जो बहुत खुश थी क्योंकि उसके सामने होता है उसका अंकल फेस्टर। फिर फेस्टर उसे बताता है कि वो आज ही यहाँ आया है क्योंकि उसने वेडनेसडे के डैड से यहाँ हो रही घटनाओं के बारे में सुना था, इसलिए वो यहाँ आ गया है। लेकिन उसका असली कारण यहाँ आने का कुछ और ही होता है, जो एक सस्पेंस है। लेकिन फेस्टर उससे बोलता है कि उसे यहाँ कुछ दिनों तक छुप कर रहना होगा। फिर वेडनेसडे उसे यूजिन के बी फॉर्म में ले जाती है। फिर वहाँ फेस्टर उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है तो वेडनेसडे उसकी तस्वीर उसे दिखाती है। फिर फेस्टर उसे बताता है कि उसे हाइड कहते हैं और फिर वो वेडनेसडे को बताता है कि इस जैसे मॉन्स्टर को उसने पहले भी देखा है। और ये बोलकर वो उसे बताता है कि एक लड़की जिसका नाम उल्का था, वो अचानक ही मॉन्स्टर यानी हाइड में बदल गई थी, जिसने कईयों को फिर मार डाला।
फिर वेडनेसडे बोलती है कि क्या वो किसी के काबू में होते हैं, जिसके बारे में फेस्टर बताता है कि उसे इस बारे में नहीं पता। फिर वेडनेसडे बोलती है कि हाइड के बारे में स्कूल में कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। फिर इस बात पर फेस्टर बोलता है कि क्या तुमने नथानियल फॉकलर की डायरी पढ़ी है, और जिससे वेडनेसडे अनजान होती है। फिर फेस्टर उसे बताता है कि फॉकलर ने नेवरमोर स्कूल खुलने के पहले सारे आउटकास्ट की लिस्ट तैयार की थी जो नाइट सेट्स लाइब्रेरी में है। फिर वेडनेसडे अपने अंकल से बोलती है कि आज रात वो लाइब्रेरी में चलेंगे, और जाते जाते वेडनेसडे बोलती है कि अगर वो पकड़ा गया तो पुलिस के द्वारा उसके पकड़े जाने का इनाम वो ही रखेगी। अब क्योंकि फॉस्टर एक भगौड़ा होता है जिसे पुलिस ढूंढ रही होती है। अब आगे एनिड ने वेडनेसडे को रूम में अकेले छोड़कर दूसरे रूममेट के साथ रहने तो चली गई थी, लेकिन वो बार बार किसी बहाने से वहाँ अपना सामान ढूंढने के बहाने से बार बार आया करती थी, और ऐसा लग रहा था कि एनिड को वेडनेसडे को छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वही वेडनेसडे बोलती है कि वो यहाँ बार बार ना आए क्योंकि उसे यहाँ अकेला अच्छा लग रहा है। फिर आगे अब वेडनेसडे सीक्रेट सोसाइटी चैम्बर की ओर जाती है, जहाँ जेवियर भी उसे वहाँ मिलता है। फिर जेवियर उसे वहाँ आने की वजह पूछता है तो वो उसे बोलती है कि वो यहाँ उस मॉन्स्टर के बारे में जानने आई है, लेकिन जेवियर उसे बताता है कि वो उसे यहाँ पहले ही ढूंढ चुका है और उसके बारे में उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब वेडनेसडे जेवियर को नजरअंदाज करती है तो जेवियर उससे पूछता है कि उसने हमेशा से ही उसका भला चाहा और उसका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो उस पर विश्वास क्यों नहीं कर पा रही है। फिर वेडनेसडे उससे बोलती है कि उसका कारण है कि जब भी उस मॉन्स्टर का हमला हुआ है वो हमेशा से उस घटना के आसपास पाया गया है, और वेडनेसडे का मानना था कि हो सकता है कि वही मॉन्स्टर हो। फिर जेवियर उससे पूछता है कि अगर ऐसा है तो उसने उसे क्यों नहीं मारा, तो वेडनेसडे उसे बोलती है कि हो सकता है कि वो उसे पसंद करता हो इसलिए उसने उसे नहीं मारा। फिर जेवियर उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद क्यों करूं, और ये बोलकर वहां से चला जाता है। फिर फेस्टर वहाँ किसी कोने में काफी देर से छुपा हुआ था। फिर वहाँ थिंग भी आ गया था जो फेस्टर से किसी बात पर गुस्सा होता है और वो उस पर अटैक कर देता है। फिर वेडनेसडे थिंग को उसे छोड़ने के लिए बोलती है, और आगे फिर फेस्टर वहाँ एक गुप्त लॉकर को देखता है जिसे थिंग आसानी से खोल देता है, और वहाँ उन्हें फॉकलर की वो डायरी मिल गई थी। फिर उस डायरी में बहुत से मॉन्स्टर के साथ उन्हें वहाँ हाइड के बारे में भी पता चल गया था कि हाइड को काबू करने वाला और उसे हाइड बनाने वाला कोई उसका मॉन्स्टर है जो उसे अपने काबू में किया हुआ है, और वो मॉन्स्टर जिसे चाहे उस मॉन्स्टर से उसे मरवा सकता है। फिर आगे वेडनेसडे जेवियर का पीछा करती है क्योंकि वेडनेसडे को पूरा शक था कि वो ही मॉन्स्टर है, तो वो फेस्टर के साथ मिलकर जेवियर पर ट्रैकर की मदद से अब उसका पीछा करती है ताकि उस हाइड को कंट्रोल करने वाले मॉन्स्टर तक पहुंचा जा सके। फिर फेस्टर अपनी स्पेशल बाइक से वेडनेसडे को इंट्रोड्यूस करवाता है जो बिल्कुल एक डॉग स्टाइल वाली बाइक होती है, जिस पर बैठकर वो निकल पड़ते हैं जेवियर के पीछे। फिर वो आगे देखते हैं कि जेवियर डॉक्टर वैलेरी से मिलता है और वो उसके साथ बैठकर कहीं निकल जाता है। फिर वेडनेसडे विम से डॉक्टर वैलेरी के बारे में बात करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि वैलेरी भी पहले से ही वहाँ मौजूद थी, जो वेडनेसडे को बोलती है कि उसे उसकी रिपोर्ट आगे कोर्ट को पेश करनी है कि उसमें कितना सुधार आया है। तो वेडनेसडे बोलती है कि मुझ में बहुत सुधार आया है और हो सकता है कि वो आगे अब शायद लोगों से गले भी लगने लग जाए। फिर वेडनेसडे बोलती है कि क्या वो हिप्नोथेरेपी जानती है ताकि वो इस्तेमाल कर उसे ठीक कर सके, और ऐसा वेडनेसडे इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि अब वेडनेसडे को डॉक्टर पर ही शक होने लग गया था और उसका मानना था कि वो डॉक्टर ही है जो हाइड की मॉन्स्टर है। फिर आगे वो टाइलर से मिलती है और उसे अपने अंकल फेस्टर से भी मिलवाती है, और वो भुक्कड़ उसकी पूरी सॉस की बोतल को खाली कर चुका था और उसे दोबारा भर के लाने के लिए बोलता है। खैर फिर आगे वेडनेसडे उसे हाइड के बारे में बताती है और टाइलर उसे बताता है उसने उसे ही उस रात को देखा था, लेकिन वहाँ टाइलर का डैड भी आ जाता है और वहाँ से फेस्टर किसी जादू की तरह 9-11 हो चुका था। और फिर सैरी फेस्टर से पोस्टर दिखाकर बोलता है कि ये एक बहुत बड़ा बैंक रॉबर है जिसके पोस्टर आज हर जगह लगाए जाएंगे क्योंकि वो यहाँ आकर कहीं छुपा हुआ है। लेकिन टाइलर और वेडनेसडे दोनों इस बारे में कुछ भी उसे नहीं बताते हैं। फिर टाइलर वेडनेसडे को डेट पर आने के लिए बोलता है, लेकिन वेडनेसडे बोलती है कि उसके पास बहुत से काम है, जैसे कि उस मॉन्स्टर को ढूंढना, और वो स्कूल से बाहर भी नहीं आ सकती है। फिर टाइलर उससे बोलता है कि उसे वो क्रैक स्टोन की गुफा में आकर मिले। फिर वो टाइलर से रात में वहाँ मिलती है जहाँ टाइलर ने वहाँ की जगह को बहुत अच्छे से सजाया था, और वहाँ वो उसे एक फिल्म दिखा रहा होता है जो किसी तरह की बार्बी की तरह मूवी थी, और उसे देखकर वेडनेसडे घबराने लगती है क्योंकि उसे कलर से एलर्जी होती है। वहीं पुलिस को फेस्टर की बाइक मिल गई थी और वो वहाँ उसे ढूंढ रहे होते हैं, और सैरी फिर उसे ढूंढते हुए क्रैक स्टोन की गुफा तक आ पहुंचता है जहाँ उसे टाइलर और वेडनेसडे मिलते हैं जो डेट पर वहाँ आए हुए थे, जिन्हें देखकर वो शॉक में था और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर वेडनेसडे वापस आती है तो वहाँ उसका कमरा पूरा बिखरा हुआ था और वो डायरी भी वहाँ से गायब होती है, और वो देखती है कि थिंग को भी वहाँ किसी ने मार दिया है। फिर ये देखकर वेडनेसडे फौरन उसे लेकर वहाँ बचाने के लिए फेस्टर के पास जाती है जो उसे शॉक थेरेपी देकर
कर थिंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शॉक थेरेपी उस पर काम नहीं कर रही होती है और ये देखकर वेडनेसडे बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो उसे खोना नहीं चाहती थी। तो वो अपने अंकल से फिर से दोबारा शॉक थेरेपी देने के लिए बोलती है और इस बार थिंग में जान आ जाती है, जिसके बाद वो थिंग से पूछती है कि किसने उसका ऐसा हाल किया। तो थिंग बताता है कि उस पर पीछे से हमला हुआ था। फिर वेडनेसडे उससे बोलती है कि जिसने भी ये किया है वो उसे छोड़ेगी नहीं। और फिर वेडनेसडे इस सब के बारे में विम्स से बताती है। फिर विम्स को उस डायरी के बारे में पता होता है, तो वेडनेसडे उससे बोलती है कि फिर तो उसे हाइड के बारे में भी पता ही होगा। फिर तभी विम्स मैरिलिन को वहां से जाने के लिए बोलती है और वो वेडनेसडे को बताती है कि फॉकनर ने हाइड के बारे में जानना चाहा, लेकिन वो खुद भी उसका शिकार हो गया था, जिसके बाद से हाइड के बारे में कोई भी ज्यादा कुछ नहीं जान पाया है। लेकिन विम्स उसे बताती है कि उसे पता था कि यहाँ एक हाइड मौजूद है, लेकिन उसने सबसे ये छुपाया ताकि इस सबसे स्कूल बचे रहे, क्योंकि अगर ये बात सबको पता चलेगी तो नेवरमोर एकेडमी को बंद कर दिया जाएगा। फिर आगे वेडनेसडे से बियांका मिलती है और उसे मेयर के कातिल के बारे में कुछ पता चला था। तो वो और मेयर का बेटा लुकस उसे बताते हैं कि लास्ट टाइम मेयर लॉरेल के बारे में रिसर्च कर रहा था, जो मर गई थी, लेकिन उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। फिर उन्हें सबूत मिला था, लॉरेल ने ही नाम बदलकर अपने घर को खरीदा है और वो यहाँ वापस आई है ताकि वो अपनी फैमिली का बदला ले सके, और उसके बदले में मेयर, वेडनेसडे की फैमिली और पूरा नेवरमोर शामिल है। फिर वेडनेसडे आगे डॉक्टर वैलेरी से मिलती है और उसे लॉरेल का वो बॉक्स उसे दिखाकर बोलती है कि वो ही लॉरेल है जिसने हाइड को जगाया है और जेवियर जिसे वो हाइड में बदलती है, जिसके जरिए वो सभी को मरवा रही है। फिर डॉक्टर बोलती है कि वो इसका इलाज अब और नहीं कर सकती और उसे बोलती है कि अब तुम्हें वो सीधा साइकेट्रिक संस्था में रखकर इलाज करवाने की बात करती है। फिर वेडनेसडे बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, उस संस्था को वो कुछ समय बाद खुद ही चलाने लग जाएगी और उसे ताना मारकर वहाँ से चली जाती है। फिर डॉक्टर ये सब वेडनेसडे के बारे में विंस को बता रही होती है, लेकिन तभी वहाँ हाइड एक रूम से निकलकर डॉक्टर पर ही हमला कर देता है और वो मारी जाती है। फिर वेडनेसडे बोलती है कि अब बहुत हुआ और वो सीधा अब जेवियर के पास जाकर बोलती है कि उसी ने थिंग पर हमला किया था उस चाकू से, और वो उसे डॉक्टर की तस्वीर भी दिखाती है जिसके चेहरे पर हाइड के पंजे के निशान थे, जिसे जेवियर ने ही बनाया था। लेकिन फिर जेवियर उसे अपने बारे में सफाई देता है। तभी वेडनेसडे उसे वहाँ यूजिन, रूवन और डॉक्टर वैलेरी के सामानों को दिखाकर बोलती है कि फिर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। तो जेवियर उसे बोलता है कि ये सब यहाँ किसी ने रखा है, और वहाँ अचानक फिर पुलिस आ जाती है और वो जेवियर को उन सबूतों के साथ गिरफ्तार कर लेती है। फिर जेवियर उसे बोलता है कि तुम ही हो जो उसे जानबूझकर फंसा रही है। फिर आगे एनीडा रूम में लौट आती है और वो बोलती है कि वो जब यहाँ नहीं थी तो किसी ने थिंग को चाकू मार दिया, और अगर वो यहाँ होती तो ऐसा नहीं होता। फिर वो टाइलर के बारे में पूछती है कि उसके साथ डेट का क्या हुआ, तो वेडनेसडे बोलती है कि उसके बीच में कोई आ गया था। तो एनीडा से बताती है कि टाइलर की आज रात लेट नाइट शिफ्ट है और उसे वहाँ उसे जाकर मिलना चाहिए। फिर वेडनेसडे टाइलर से मिलती है जहाँ वो पहली बार किस करते हैं, लेकिन तभी अचानक वेडनेसडे को साइकिक विजन आता है और वो उसे नजर आता है कि टाइलर ही वो हाइड है जो सब लोगों को मार रहा है। जिसके बाद वो शॉक में होती है और वहाँ से भाग जाती है। जहाँ आगे एपिसोड में अब वेडनेसडे टाइलर को फिर से मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन इस बार वो अपने साथ अपने दोस्तों को बुलाई थी और बियांका उसे बेहोश कर देती है। और फिर टाइलर को एक जगह बांध दिया जाता है और वो जगह थी जेवियर की, जहाँ टाइलर बोल रहा होता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। तो वेडनेसडे उसे एक तस्वीर को दिखाती है जिसमें उसकी मॉम भी थी और वो एक आउटकास्ट थी और वो भी एक हाइड ही होती है, जिस कारण से वो भी एक आउटकास्ट और हाइड बना आगे चल के, जिसे बदलने के लिए वो अपने हथकंडे अपनाती है। लेकिन बाकी सब ये देखकर वहाँ उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं और विम्स के पास वो वेडनेसडे की शिकायत कर देते हैं। फिर विम्स सीधा शेरिफ को वेडनेसडे की इस हरकत के बारे में बता देती है, जिसके बाद शेरिफ आकर वेडनेसडे को गिरफ्तार कर लेता है। लेकिन शेरिफ फिर उसे छोड़ देता है और उस पर किडनैपिंग का केस भी नहीं करता। फिर वेडनेसडे बोलती है कि उसे ये पता है कि उसका बेटा एक हाइड है और वो शेरिफ से बोलती है कि वो उसे भी नहीं बख्शेगा। फिर टाइलर वेडनेसडे को वहाँ कुछ बात करने के लिए रोकता है और वो उसे वहाँ बताता है कि वो ही हाइड है और बचपन में उसे हाइड बनने के बाद कुछ याद नहीं रहता था, लेकिन समय के साथ बड़े होने पर उसे सब कुछ याद रहने लगा। और वो बोलता है कि लोगों को मारने और उसकी चीखी सुनने में उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता है। फिर आगे अब वेडनेसडे को इस सब के बाद विम्स ने स्कूल से निकाल दिया था और कल सुबह उसे घर भेजा जा रहा है, लेकिन वो बताती है कि टाइलर ही हाइड है और उसने उसे ये खुद बताया है।
लेकिन अब विम्स कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। फिर अब वेडनेसडे जेवियर से मिलती है और उसे बोलती है कि उसे पता चल गया है कि टाइलर हाइड है, क्योंकि जब उसने उसे किस किया तो उसे सब कुछ पता चल गया। और ये सब बताकर वेडनेसडे उसकी मदद लेने आई थी ताकि वो उसकी स्केचेस से उसके बारे में जान सके। अब टाइलर को किस वाली बात सुनकर वेडनेसडे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसे पसंद करता था। और वो वेडनेसडे से बोलता है कि टाइलर और वो उसे यहाँ बंद कर खुद एंजॉय कर रहे हैं। तभी वो उस तस्वीर को दिखाकर कुछ बताने लगती है, लेकिन जेवियर उसे बोलता है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो यहाँ कुछ भी बुरा नहीं होगा। फिर आगे वेडनेसडे अब सबसे अलविदा लेकर वहाँ से जाने लगती है और अब यूजिन को भी होश आ चुका था और वेडनेसडे उससे माफी मांग रही होती है कि वही उसकी हालत की जिम्मेदार है। लेकिन यूजिन उससे बोलता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाइड ने वो हमला किया था। फिर यूजिन बताता है कि हाइड की गुफा में जिसने आग लगाई थी उसके बूट का कलर काला नहीं बल्कि लाल था, जिसके बाद वेडनेसडे को अब किसी पर शक हो गया था। और फिर आगे मिस मैरिलिन को दिखाया जाता है जो लाल बूट पहने अपनी क्लास में होती है। फिर वहाँ वेडनेसडे आती है और मैरिलिन से बोलती है कि टाइलर ने उसे सब बता दिया है कि वो ही उसे काबू करती आ रही है। और वेडनेसडे उसे बताती है कि उसने टाइलर को उसकी माँ के बारे में बताकर उसे इमोशनल किया, जिससे धीरे धीरे वो उसे काबू करने लगी। फिर अब मैरिलिन अपनी सच्चाई को मान लेती है और वो टाइलर से बोलती है कि वो वेडनेसडे को मार दे। और मैरिलिन वेडनेसडे को बताती है कि उसने टाइलर को स्टेशन पर उसे मारने के लिए भेजा था, लेकिन वेडनेसडे बताती है कि वो तो स्टेशन तक पहुंची ही नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइलर नहीं बल्कि वहाँ विम्स थी। लेकिन अब जबकि मैरिलिन का राज वहाँ खुल चुका था तो मैरिलिन एक जहरीली इंजेक्शन निकालकर विम्स को लगा देती है और बोलती है कि उसका असली नाम लॉरेल है। जिसके बाद विम्स वहाँ मारी जाती है और पीछे से लॉरेल वेडनेसडे को भी बेहोश कर देती है। और फिर वहाँ यूजिन एनिड को फोन करके बोलता है कि वेडनेसडे विम्स को मैरिलिन की सच्चाई बताने गई थी। जिसके बाद वेडनेसडे का कोई भी पता नहीं है कि वो कहाँ है। फिर एनिड को थिंग आकर बताता है कि विम्स मारी गई है और वेडनेसडे को मैरिलिन अपने साथ ले गई है क्रैकस्टोन की गुफा में। फिर वेडनेसडे को वहाँ जंजीरों से बांध दिया जाता है, जहाँ टाइलर भी उसके साथ होता है। फिर वहीं लॉरेल को दिखाया जाता है, जहाँ बॉडी पार्ट्स को क्रैकस्टोन के कब्र के चारों तरफ रखा होता है और वो बताती है कि उसका परिवार क्रैकस्टोन का ही वंशज है और वो और उसका परिवार हमेशा से क्रैकस्टोन के सपने को साकार करने के लिए जीते आ रहे हैं, और जो था नेवरमोर और आउटकास्ट को खत्म करना। जिसके बाद वो उसे बताती है कि वो ब्लैक मैजिक बुक से उसे फिर से जिंदा करने वाली है और इसीलिए उसने यहाँ चारों तरफ बॉडी पार्ट्स को जमा किया हुआ है। और वेडनेसडे को पता चलता है कि वो ब्लैक मैजिक की बुक उसी ने चुराई होती है। और फिर लॉरेल वेडनेसडे को बताती है कि वो ही की है जिससे क्रैकस्टोन वापस से जागेगा और सारे नेवरमोर वालों को खत्म करेगा। लेकिन उसके लिए उसे गुडी एडम की ब्लड की जरूरत थी, क्योंकि गुडी एडम ने क्रैकस्टोन पर श्राप दिया था अपने खून की मोहर लगाकर, जिसे तोड़ने के लिए उसकी ब्लड की जरूरत उसे पड़ने वाली थी। और वो वेडनेसडे को बताती है कि उसमें गुडी एडम का प्योर ब्लड है, क्योंकि वो उसकी वंशज है। और आज क्योंकि ब्लड मून की रात होती है और ये वही समय था जिसमें क्रैकस्टोन को फिर से जगाया जाए, तो लॉरेल फिर ये काम अब शुरू करती है वेडनेसडे के ब्लड से और ब्लैक मैजिक की बुक से एक मंत्र बोलती है। जिसके बाद वहाँ बहुत सी बिजली चमकने लगती है और वहाँ फिर प्रकट होता है क्रैकस्टोन। फिर वेडनेसडे को वो देखता है और उसे देखकर फिर गुडी एडम की उसे याद आ जाती है, क्योंकि वेडनेसडे बिल्कुल गुडी एडम की ही तरह लगती थी। लेकिन क्रैकस्टोन उसे वहाँ मारकर वहाँ से चला जाता है। फिर एनिड वहीं सभी नाइट सेट्स वालों की मदद लेती है, जहाँ वो जेवियर से नाराज होती है कि उसने नाइट सेट्स के बारे में उसे नहीं बताया। फिर वहाँ पुलिस स्टेशन में हाइड ने सभी पुलिस की गाड़ियों के पहियों को काट दिया था ताकि कोई भी पुलिस वाला कहीं भी मदद के लिए नहीं पहुँच पाए। और वहीं वेडनेसडे के पास गुडी एडम आकर बोलती है कि उसकी माँ का दिया हुआ लॉकेट एक ताबीज है जिसकी मदद से वो उसे ठीक कर देगी। और वो बताती है कि क्रैकस्टोन को मारने का एक ही तरीका है कि उसके दिल पर छुरा घोंप दे। वो बोलती है कि उसे ठीक करने के बाद उसे वो कभी नहीं देखेगी। फिर वो वेडनेसडे को ठीक कर वहाँ से चली जाती है। फिर वहीं एनिड थिंक के साथ वेडनेसडे को ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक वो अब एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होने लगती है। और फिर आगे वेडनेसडे को टाइलर आकर पकड़ लेता है और वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन एनिड जो कि एक वेयरवुल्फ बन चुकी थी वो वेडनेसडे को आकर बचा लेती है। अब हाइड और एनिड की वहाँ फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ एनिड उसे कड़ी टक्कर दे रही होती है और वो टाइलर को बुरी तरीके से जख्मी कर देती है। फिर टाइलर का पिता उसे वहाँ आकर ले जाता है और वहीं एनिड भी वापस से बदल जाती है। वहीं क्रैकस्टोन और लॉरेल आकर स्कूल वालों पर हमला शुरू कर देता है, लेकिन फिर वहाँ अचानक वेडनेसडे आ पहुँचती है और क्रैकस्टोन वहाँ उसे देखकर शॉक में था कि उसने तो उसे मार दिया था।
फिर वो बच कैसे गई और अचानक वहाँ जीवीर भी आकर वहाँ उस पर हमला कर देता है, लेकिन क्रैकस्टोन उसका तीर उसी पर चला देता है, लेकिन वो तीर वेडनेसडे खुद पर ले लेती है, लेकिन वो बच जाती है। फिर वो क्रैकस्टोन पर हमला करती है। फिर आगे लड़ते हुए वेडनेसडे की तलवार टूट जाती है, लेकिन फिर बियांका पीछे से आकर उस पर अटैक करती है, लेकिन उसे उसका कुछ भी नहीं होता। फिर जैसे कि गुडी ने बताया था वेडनेसडे को उसके दिल पर हमला करने के लिए, जिससे वो मारा जाता, और वेडनेसडे वैसे ही करती है और क्रैकस्टोन वहां मारा जाता है। अब फिर वहां लॉरेल बच गई थी और वो आकर फिर बोलती है कि भले ही वो सारे आउटकास्ट को खत्म ना कर सके, लेकिन वो तुम्हें जरूर मार देगी। लेकिन तभी वहां यूजिन अपने पालतू बीस के साथ वहां आ गया था और वो 20 लॉरेल पर टूट पड़ती है, जिसके बाद ये लड़ाई वेडनेसडे वहां जीत गई थी। फिर आगे एनिड को सब खून में लथपथ देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी वो वेडनेसडे को देखती है और वो जाकर वेडनेसडे के गले लग जाती है, और फिर वेडनेसडे जो किसी को भी गले लगना पसंद नहीं करती थी, वो एनिड को गले से लगा लेती है। फिर आगे अब वेडनेसडे अपने घर जा रही थी और वो विम्स के बारे में बोलती है कि वो एक अच्छी प्रिंसिपल थी और इस स्कूल पर कुर्बान हो गई। वहीं वो जेवियर से भी मिलती है, जिसको अब सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था, और क्योंकि वेडनेसडे ने उसे बचाने के लिए क्रैकस्टोन का फेंका तीर अपने ऊपर लिया था, तो वो वेडनेसडे को माफ कर चुका था उस पर आरोप लगाने के लिए और जेल में भिजवाने के लिए, और वो उसे एक मोबाइल गिफ्ट करता है। फिर वेडनेसडे अब अपने घर जा रही होती है, लेकिन वो रास्ते में देखती है कि उसे एक मैसेज आया है जिसमें कोई उसकी जासूसी कर रहा है और उसे मारने की धमकी भी दे रहा है। वहीं हम देखते हैं टाइलर को कहीं स्पेशल सेल में ले जाया जा रहा है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको मेरी एक्सप्लेन्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें, क्योंकि ऐसी कहानियां यहाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी।